हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आप क्रमचय संचय पढ़ेंगे और क्रमचय संचय का ये आपका दूसरा लेक्चर होगा। आपका जो पहला लेक्चर हुआ है उसमें हमने आपको गुणन सिद्धांत से संबंधित प्रश्नावली 7.1 का पूरा हल करवाया। तो जो गुणन सिद्धांत है वो वास्तव में क्रमचय संचय पर ही आधारित होता है। क्रमचय संचय के प्रश्न गुणन सिद्धांत से भी किए जा सकते हैं। वहां पर जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें यह नहीं लिखा मिलेगा कि आपको किस विधि से करना है इनको, ठीक। तो उनको आप क्रमचय संचय की विधि से भी कर सकते हो और गुणन सिद्धांत की विधि से भी कर सकते हो, ठीक। तो हमने आपको ये बताया, पहले भी बताया है, पहले वीडियो में बताया है कि जो क्रमचय संचय है उसका जन्म कहां से हुआ है। ये आपका गुणन सिद्धांत से ही इसका जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर ये अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबा के और एक्सरसाइज 7.1 आप कंप्लीट कर लें, जो कि आपकी गुणन सिद्धांत पर आधारित है। तो आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको क्रमचय संचय पढ़ना है, और सॉरी, संचय नहीं, क्रमचय केवल, संचय से आगे टॉपिक आएगा। तो आपको क्रमचय पढ़ना है, और क्रमचय में एक सबसे और महत्वपूर्ण बात है जो कि है फैक्टोरियल एन, मानी एन का क्रम गुणन। कैसे, देखिए समझें बात। जैसे कोई एन प्राकृतिक संख्या है, एन प्राकृतिक संख्या का सतत गुणन जो होता है वो फैक्टोरियल एन कहलाता है, और इसको इस निशान, इस सिंबल से देते हैं। कभी इस तरीके से भी दे सकते हो एन, और ये इस तरीके से भी दे सकते हो, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है, और मोस्टली आपको ये इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो जो फैक्टोरियल एन होता है वो होता है कितना, एन, n-1, n-2, और इस तरीके से आप तब तक इनको घटाते जाएं जब तक कि इनका गुणन जब तक कि इसका मान 1 ना आ जाए। अगर इधर जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और पीछे आएंगे तो 3 हो जाएगा। मानी हम ये कहेंगे कि इधर एक घटता हुआ क्रम चलेगा, ठीक। और निश्चित रूप से अगर इधर से घट रहा है तो इधर से बढ़ेगा। तो यहां पर ये घटता हुआ कहां तक जाएगा, जब तक कि इसका मान 1 ना हो जाए। तो इस तरीके से ये आपका फैक्टोरियल एन कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपको और थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। जैसे फैक्टोरियल एन का मान ये हमने बता दिया। अगर n बराबर 1 रख दें तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। अगर हम फैक्टोरियल 0 की बात करें तो फैक्टोरियल 0 बराबर भी आपको 1 ही रखना है, ठीक। फैक्टोरियल 0 बराबर 1, फैक्टोरियल 1 बराबर भी 1 रखना है, बाकी लिखा हुआ है, सही है। इसके बाद आपको अब पढ़ना है क्रमचय क्या है। क्रमचय, देखिए समझे बात ध्यान से। जैसे n कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं हमारे पास हैं, उसमें से कुछ वस्तुओं को अथवा सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर के जो विन्यास तैयार किए जाते हैं, विन्यास माने इंग्लिश में कहेंगे इसको अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट तैयार किए जाएंगे उनकी संख्या क्रमचय कहलाती है। जैसे हम आपसे प्रश्न करें कि आपके पास कोई 3 वस्तुएं हैं ए बी सी, इनमें से किन्हीं 2 वस्तुओं को लेकर के अरेंजमेंट तैयार करें, मानी क्रमचय तैयार करें, तो उनकी संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अगर हम किन्हीं 2 वस्तुओं को लें, मानी ए और बी को ले लें, तो ये एक आपका अरेंजमेंट ए बी हो जाएगा। एक अरेंजमेंट आपका ए सी भी हो सकता है, ये भी 2 वस्तुओं का ही अरेंजमेंट है। इसी प्रकार एक हो सकता है बी सी, एक हो सकता है ए बी, एक हो सकता है सी ए, और एक हो सकता है सी बी। तो यहां पर कुल कितने अरेंजमेंट हो गए, 6 अरेंजमेंट हो गए। अब आप ये कहेंगे कि ए बी एक बना दिया और एक आपका ये बी ए बना दिया, तो क्या ये वास्तव में ये आपका एक ए और बी, मानी क्रम का भी ध्यान रखना है। क्रमचय का मतलब क्या है, क्रम को ध्यान में रखते हुए अरेंजमेंट बनाने। तो इस तरीके से एक पहले है, ये बी बाद में है, तो ये एक ए बी हो गया। इसी प्रकार ये अब बी पहले है, ए बाद में है, तो ये अरेंजमेंट एक अलग है और ये अरेंजमेंट एक अलग है। तो इस तरीके से इसी प्रकार ए सी और ये सी ए दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हैं। इसी प्रकार बी सी और सी बी भी आपका एक अलग अलग दोनों अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से अगर 3 वस्तुओं में से कोई 2 वस्तुओं को लेकर अरेंजमेंट तैयार किए जाएंगे, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना।
तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्रमचय से मतलब। अब एक और बात आगे, अब हम आपको ये बताएं कि जैसे n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने क्रमचयों की संख्या npr से प्रदर्शित की जाती है। n वस्तुओं में से p मानी परमुटेशन होता है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, परमुटेशन, तो इसलिए इसको p से प्रदर्शित कर देते हैं। तो npr का मतलब है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या npr से प्रदर्शित की जाती है, और npr बराबर होता है n-1 n-2 और डॉट डॉट, ये आपके आगे जाना है n-r+1 तक। ठीक है, तो इस तरीके से n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने क्रमचयों की संख्या npr से डिनोट की जाए। क्लियर, एक सूत्र के रूप में देखो, और इसका हम यहां पर उपयोग करेंगे कैसे, देखिए सूत्र का डेरिवेशन करते हैं आपका। यहां पर हम ऐसे लिख दें n-1 n-2 और डॉट डॉट, ये आपका हो गया n-r+1। यहां पर हम n-r-1 और ये आगे डॉट डॉट करके इसको आप 1 तक ले जाएंगे। अगर पीछे लौटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या काम किया कि n-r-1 डॉट डॉट 3 2 1 इतना हमने ऊपर गुणा कर दिया, और इतना ही हम यहाँ नीचे गुणा कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा n-r, ये हो जाएगा n-r-1 और डॉट डॉट 3 × 2 × 1। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वाले को देखें ध्यान से, n-1 n-2 ये आपका सतत गुणन है, कहाँ तक गया है, 1 तक। तो अब हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है ना, नीचे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये n-r, ये n-r-1 मानी इससे 1 ये कम है। इसी प्रकार घटते घटते 1 तक पहुंचे तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं n-r। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, npr इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। n वस्तुओं में से इसको हम कैसे इसका उपयोग करेंगे, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर जबकि सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हों और उसकी पुनरावृत्ति ना की जाती हो, तब npr मानी n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या बराबर होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है, याद रखना है ये कब के लिए फॉर्मूला है, जब किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति ना की जाती हो। अगर यहां पर ये देखिए एक बात हमने बताई, जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना की जाती हो, या हम इसको यहां पर अलग से ही लिख लें, जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना की जाए तो n वस्तुओं में से लिखें, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या बराबर आपको लिखनी है npr, और npr बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। दूसरी बात, ये आपकी एक पहली बात, अब आपको लिखना है दूसरी बात। देखिए जब यहां पर एक शर्त है कि जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना की जाए, और अब जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की जाए तब यहां पर लिखें, जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की जाए, मतलब पुनरावृत्ति की इजाजत है, तब क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब क्रमचयों की संख्या बराबर हो जाएगी n की पावर r। कितनी हो जाएगी, n की पावर r। ठीक, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, मतलब डायरेक्ट याद रखना है कि जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तब क्रमचयों की संख्या हो जाएगी n की पावर r,
और जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तब क्रमचियों की संख्या बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, इसके बाद एक और प्रकार से आपको एक बात और समझनी है। तीसरी प्रकार, जब n वस्तुएं हैं और उनमें से कुछ वस्तुएं हैं वो एक प्रकार की हैं, कुछ वस्तुएं जैसे हम मान लें कि n वस्तुओं में से m वस्तुएं एक प्रकार की हैं, n वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं तथा और सब बाद बाकी भिन्न भिन्न है। m और p लिख लें। n वस्तुओं में से m वस्तुएं एक प्रकार की हैं, p वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं तथा शेष सभी भिन्न हैं, तब क्रमचियों की संख्या बराबर कितनी होगी? तब क्रमचियों की संख्या बराबर आपको लिखना है फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n मानी टोटल जितनी वस्तुएं थीं वो आपको लिखनी है फैक्टोरियल n अपॉन, अब कितनी वस्तुएं किस किस टाइप की हैं, जैसे m वस्तुएं एक प्रकार की हैं और p वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, तो यहां पर फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n का आपको भाग देना है। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से ये आपके 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। जब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेना है और उन वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना की जाए तब क्रमचियों की संख्या ये हो जाएगी। वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति है तब क्रमचियों की संख्या n पावर r हो जाएगी। और इस प्रकार से एक तीसरा आपका ये रूप होगा कि n वस्तुएं टोटल हैं, उसमें से m वस्तुएं एक प्रकार की हैं, p वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं तथा शेष सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, तब क्रमचियों की संख्या बराबर हो जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। ठीक, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि यहां पर m और n, अगर हम ये कहें कि तीसरी और कोई वस्तु है वो x प्रकार की है तो आपको यहां फैक्टोरियल x लिखना है। जितने प्रकार की अलग अलग वस्तुएं हैं वो आपको वहां पर भाग में लिखना है। ठीक, चलिए एक्सरसाइज के कुछ सवाल देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। यहां पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन केवल और केवल फैक्टोरियल n पर हैं। फैक्टोरियल n मानी इसको हम अभी आपको हमने बताया है कि फैक्टोरियल n बराबर होता है n इंटू n माइनस 1। देखिए एक बात और समझें, उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं। जैसे हम ये माने कि आपके पास कोई संख्या लिखी है फैक्टोरियल 4, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल n बराबर होता है n, फिर इसके बाद n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2, और ये तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि इस पर 1 ना आ जाए। ठीक, अगर इधर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर और बढ़ाएं 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब होगा? अगर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा आपको पहले लिखना है 4, ये यहाँ पर n होता है तो n लिखते हैं ना, फिर इसके बाद 1 घटाते हैं, मानी 4 से 1 घटाएंगे कितना होगा? 3। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको 3 लिखना है, और फिर 3 में से 1 और घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, इसी प्रकार अगर हम फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 कुछ भी निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 5 बराबर, तो सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे, फिर 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1 घटाएंगे तो 3, फिर 1 घटाएंगे 2, फिर 1 घटाएंगे 1। तो ये तब तक घटाएंगे, सतत गुणन हमने बताया आपको। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? सतत गुणन आपको करना है। तो यहाँ पर घटते हुए क्रम में 1 घटाएं, फिर 1 घटाएं, फिर 1 घटाएं, और तब तक घटाते घटाते गुणनखंड इसके लिखेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक यही काम यहां पर करना है। देखिए यहां पर लिखा है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 8 लिखा है, n की जगह क्या है? 8। तो फैक्टोरियल 8 बराबर क्या करेंगे? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हो गया ना काम? बस इनका आपको गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात और हम बीच में बताना चाह रहे थे, सीधा सवालों पे आ गए। थोड़ा एक बात और देखें, जैसे ऐसा लिखा है फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, हमने बताया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और डॉट डॉट करते हुए आगे जाएंगे 1 और ये 2, ये अभी बताया हमने आपको। अच्छा, अब अगर हम ये आपसे कहें कि n माइनस 1 का अगर फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n माइनस 1 बराबर क्या लिखोगे? हमने बताया यही संख्या आपको यहाँ लिख दी है n माइनस 1, और फिर इसमें से 1 कम करते हुए गुणनखंड लिखेंगे। तो 1 इसमें से और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2 हो जाएगा।
फिर इसी प्रकार और घटाते घटाते जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये इतना पूरा हिस्सा है, इसको क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल n-1। अगर यहाँ पर इसको रख दें तो यही तो ये चीज़ है, ये इतना। इसके जगह पे अगर हम देखो ऐसे लिख दें फैक्टोरियल n इक्वल टू में n तो आपका ज्यों का त्यों, और इस पूरे के जगह पे आपको लिखना है फैक्टोरियल n-1। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया कि फैक्टोरियल n बराबर n इंटू फैक्टोरियल n-1। अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो ऐसे भी कह सकते हैं n, अगर n-1 को हम और बाहर निकाल लें तो यहां पर फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, एक और घट जाएगा n-2। ठीक है ना, वही बात है, बिल्कुल सेम, कोई गलत अलग बात नहीं है, सिमिलर बात है। तो फैक्टोरियल n बराबर हमें लिखना है n इंटू फैक्टोरियल n-1, या इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू n-1 और फैक्टोरियल में n-2। अगर और आगे घटाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 और इसको n-2 को बाहर निकालेंगे तो एक और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा n-3, और ये तब तक घटाते घटाते चले जाते हैं जब तक कि एक ना बचे। ठीक है ना, 1 फिर 2 फिर 3। क्लियर? तो चलिए ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये वास्तव में थोड़ी पहले की बात थी, हमें साथ ही साथ बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। यहां से आ जाओ, फैक्टोरियल 8 बराबर, तो फैक्टोरियल 8 बराबर हमने क्या बताया, आपको सतत गुणन लिखने हैं, 8 के सतत गुणन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा। तो कर दें गुणा भाई, देखो 2 × 6 और ये आपका हो जाएगा 5 × 20, और 20 में 6 का गुणा करेंगे तो कर लें, देखो कितना आएगा, 8 का 7 में गुणा, 8 × 7 = 56, तो इसको लिख दें, है ना, और 6 × 5 = 30, इसको लिख दें, और फिर इसके बाद 4 × 3 = 12 दूनी 24, इसको लिख दें। तो ये आपका हो जाएगा 56, और 56 में 3 का गुणा, पहले 30 का गुणा कर दें तो 3 × 6 = 18, हासिल 1, और 3 × 5 = 15 और 1 = 16, और इसमें अब आपको 24 का और गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 0, 4 × 8 = 32, और 4 × 6 = 24, और 3 × 7 = 27, हासिल 2, और 4 × 2 = 6, और 2 का और गुणा कर दें तो ये 0, और 2 × 8 = 16, और 2 × 6 = 12, 1 = 13, और 2 × 1 = 2, और 1 = 3। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 0, 2, 7 × 6 = 13, 9 × 1 = 10, और 40 × 320, कितना हो जाएगा, 40 × 320। ठीक, ये तो आपके गणना की बात है, बस समझने वाली असली बात ये, ठीक है ना। तो ये आपका फैक्टोरियल 8 का मान हो गया। अब अगर हमें दूसरे प्रश्न की बात करें, देखिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 3 घटाएंगे तो लिख देंगे फैक्टोरियल 1, ये गलत है, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। तो क्या करना है, अलग अलग दोनों का हल करेंगे और फिर घटाएंगे, मानी फैक्टोरियल 4 को अलग पहले तोड़ दें और फैक्टोरियल 3 का मान निकालें और फिर इसके बाद घटाएं। तो फैक्टोरियल 4 का मान हमने बताया, क्या लिखेंगे, 4, फिर 3 × 2 × 1, और माइनस का चिन्ह लगाएं। अब फैक्टोरियल 3 का मान लिखेंगे, 3 × 2 × 1, अब बस घटा दें, देखो हो जाएगा काम इसका। देखिए 4 × 3 = 12, और 12 दूनी कितना, 24, और माइनस ये आपका 3 दूनी 6, 1 = 6, और बस इसको घटाएं तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। क्लियर? तो समझ में आ गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें लिखा है क्या फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 है। देखिए यहाँ पर ऐसे सीधा हमने बताया, ना सीधा जोड़ सकते हैं ना सीधा घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये LHS हल करना है और फिर RHS हल करना है, और ये देखना है क्या दोनों बराबर बराबर हैं। तो चलिए देखो पहले हम लिख लें LHS। तो ये LHS है हमारा कितना, फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4। बताएं फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया, पहले 3 लिखें, 1 घटा दें 2 हो जाएगा, एक और गुणनखंड घटा के ये 1 हो जाएगा, ठीक, और प्लस ये 4 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर? तो 3 का 2 में गुणा 6, 1 = 6 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 = 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब RHS को देखें, क्या RHS इतना निकलेगा, RHS बराबर कितना है, फैक्टोरियल 7 है। तो फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है ना। अब इसका यहाँ हल कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 7 × 6 = 42, 5 × 4 = 20, और ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 ×
और 6 दूनी 12 मानी 120, बस इसका गुणा कर दें 0, 12 दूनी 24 और हासिल 2 और 12 चौको 48 और 2 50, तो ये 50 40 हो गया 5040। अब बताइए ये 30 है, ये 5040 है, बराबर है नहीं है, तो आपको लिखना है अतः फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर नहीं है फैक्टोरियल 7। ठीक, क्लियर, सिंपल सी बात है, कोई खास बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, सरल से सवाल है। देखिए फैक्टोरियल, ये तीसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 8 और बटे में लिखा है फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। ये आगे इसको बढ़ाएं, फैक्टोरियल 8 को हमने बताया अभी आपको लिख सकते हैं कितना 8, फिर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 7। अब यहाँ पर इसको आप फैक्टोरियल 6 लिख दें, क्यों लिख दें, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 लिखा है, सीधा सीधा काट देंगे, क्यों प्रसार करें हम, और अपॉन में ये फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, इसका हम यहाँ प्रसार कर दें, होता है कितना 2 गुणे 1, सही है ना। अब ये फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा 8 गुणे 7 और बटे में 2 का यहाँ से काट दें, कितना हो जाएगा 4 बार, तो 4 सत्ते 28 आंसर आएगा। ठीक है ना, कोई समस्या। इसके बाद थोड़ा समझने वाला सवाल है, तो चौथा सवाल है, चलिए देखो चौथा सवाल क्या है आपका। चौथा सवाल आपका ये है कि ये लिखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू में लिखा है x अपॉन फैक्टोरियल 8। इसमें x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। इसको हल करके देखो, ये आपका लिखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये ऐसा ही लिखा है, ठीक, प्लस ये आपका लिखा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 और बराबर का निशान लगाएंगे, यहां लिख दें x अपॉन फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ये आपने ऐसा क्यों किया, इसको क्यों नहीं तोड़ा। देखिए यहां से फैक्टोरियल 6 हर जगह से कॉमन आ जाएगा, जो कि आपका कैंसिल हो सकता है, तो यहां पर इसलिए हमने फैक्टोरियल 6 को नहीं तोड़ा है। ये देखिए यहां से LHS से 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 ये कॉमन ले लें, तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा 1 अपॉन मानी 1 अपॉन 1 मानी 1 बचेगा ना, तो 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 7 और इक्वल टू में ये बचेगा x अपॉन 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6 ये लिखा है, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या बचा, देखो 7 एकम 7 और 1 8, ये हो जाएगा 8 और बटे में 7 बराबर में लिखना है x बटे में 8 गुणे 7। ये 7 से 7 फिर कैंसिल हो जाएगा, बस अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x बराबर 8 का 8 में गुणा कितना हो जाएगा 64। ये हमें पूछा गया था x का मान। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं। इसके बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात करना है, जबकि n का मान 6 रखने, 2 सवाल हैं, n का मान 6 और r का मान 2 इसी में रखना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, इसमें n बराबर 6 तथा r बराबर 2 रखें, तो रखने पर क्या मिलेगा, देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r बराबर n का मान कितना लिखना है, आपको 6 लिखना है और बटे में नीचे लिखना है फैक्टोरियल n की जगह 6 माइनस r का मान 2 लिखना है। तो ऊपर आपका बचेगा, ये ज्यों कहते हैं फैक्टोरियल 6, या फिर एक काम करें, नीचे आपका है 6 में से 2 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4 बचेगा। तो ऊपर आप जो फैक्टोरियल 6 लिखा है उसको कहाँ तक तोड़ेंगे, देखो 6 फिर 5 और यहाँ फैक्टोरियल 4 इसको लिख दें और नीचे फैक्टोरियल 4, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 6 पंचे 30। ये आपका हो गया पहला भाग का हल हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरे भाग का हल करना है, तो वही बात है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर n बराबर 9 और r बराबर 5 रख देना है। ठीक है, रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात हो जाएगा। फैक्टोरियल लिख दें 9 और अपॉन में फैक्टोरियल 9 माइनस 5। ठीक है ना, बस इसकी हल कर लें तो ये हमारे पास देखो यहाँ पर इसका हल कितना आएगा, फैक्टोरियल 9 में से 5 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4 बचेगा। अब ऊपर इसको तोड़ दें फैक्टोरियल 4 तक, कितना हो जाएगा 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 6, फिर 5, अब फैक्टोरियल 4 लिख दें, क्योंकि नीचे जो फैक्टोरियल 4 बचेगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बस गुणा कर दें। देखिए 9 अट्ठे कितना होता है 72
और फिर इसके बाद में ये आपका 7 बचेगा और ये 6 और 5 का 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 गुणे 7 या 21 210। अब बस गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा 0। 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4 और 21 सत्ते 147, 147 इसमें 4 जोड़ेंगे तो 151 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज, बल्कि हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कहें बल्कि ये कहें पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब वास्तव में जो अगली एक्सरसाइज आ रही है वो आपकी क्रमचय की एक्सरसाइज है। ठीक है ना, उसमें प्रॉपर क्रमचय के सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि फैक्टोरियल नोटेशन का, फैक्टोरियल एन का प्रयोग वहां पर करना है होता है, और ये करना तो सब कुछ है, मानी जो आपका गुणन सिद्धांत है उसका भी प्रयोग करना है। ये सारे कुछ मिला जुला के अब प्रश्न जब पहुंचेंगे तब आपका क्रमचय हल होगा। ठीक है, क्रमचय के सवाल हल होंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज अगली वाली। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक का प्रयोग दोहराया नहीं गया है। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना की जाए तो n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या npr से प्रदर्शित की जाती है। तो यहां पर 9 वस्तुएं हैं, देखिए 9 अंक हैं। यहां पर देखिए इसका सॉल्व कैसे लिखें, कुल 9 अंकों, 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे, 9। कुल 9 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की संख्याएं बनानी हैं। 3 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, मानी इस जो संख्याएं बनेंगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर। अभी हमने आपको क्या बताया है, 9 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो कितनी लिखोगे आप, 9p3। 9p3 बराबर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 9 माइनस 3। 9 में से मानी npr बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये n है और ये r है। 9 में से 3 वस्तुओं को लेना है, वहां पर n में से r वस्तुओं को लेते थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर बचेगा। देखिए ध्यान दें, 9 में से ये 3 घटेगा तो फैक्टोरियल 6 आएगा। इसका प्रसार आपको करना है, तोड़ना है, और कहाँ तक, फैक्टोरियल 6 तक तोड़ना है। तो ये आपके पास होगा 9, फिर इसको लिखेंगे 8, फिर लिखना है 7, अब फैक्टोरियल 6 लिख दें, और नीचे वाला ये फैक्टोरियल 6 से ये फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बस इनका गुणा कर लें। 9 का 8 में गुणा 72 हो जाएगा, और 7 का और गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। ठीक, 504 ये आपके अंक, 3 अंकों की जो संख्याएं बनेंगी वो उनकी संख्या कितनी होगी, 504 होगी। देखिए अभी हमने जैसा कि बताया आपको कि ये गुणन सिद्धांत से भी सवाल लगाया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया है कि आपको किस विधि से लगाना है। तो ये गुणन सिद्धांत से कैसे लगाएंगे, देखिए आपके पास 9 अंक दिए गए हैं और 9 अंकों की मदद से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो 3 अंकों की जो संख्या होती है उसमें निश्चित रूप से 1 अंक इकाई का होता है, 1 दहाई का होता है और 1 आपका सैकड़ा का होता है, यही तो। अब यहां पर देखिए ऐसा कुछ कहा गया है कि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाना है। जैसे हम 9 अंकों में से किसी अंक को लेकर के इस स्थान को हम भर सकते हैं। कितने प्रकार से भर सकते हैं, 9 प्रकार से। अब जो अंक यहां रख गया है उसका दोहराना नहीं है, इसका मतलब शेष 8 अंक बचे। उस 8 अंकों में से किसी का भी प्रयोग करके इस स्थान को भरा जा सकता है। कितने प्रकार से, 8 प्रकार से भरा जा सकता है। और इसी प्रकार अब शेष 7 बचे, क्योंकि यहां पर भर गया एक यहां पर भर गया, उनका हमें दोहराना नहीं है। तो अब 7 अंक बचे। 7 प्रकार से इस सैकड़े के स्थान को भरा जा सकता है। तो गुणन सिद्धांत से हमने बताया था कि 3 अंकों की संख्या जो बनेगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 8 गुणे 7। ये देखिए वही बात है, 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है ना। तो चाहे आप गुणन सिद्धांत से लगाएं और चाहे आप सीधा परमुटेशन के फॉर्मूले से लगाएं, ठीक है ना, सेम बात है।
इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों के प्रयोग से 3 अंकों की संख्या को बनाना है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है तो उनकी संख्या हो जाएगी कितनी, 9p3। 9p3 बराबर हल करेंगे 504। क्लियर। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है। कितनी संख्याएं बनानी है, 3 अंकी सम संख्याएं बनानी। किसकी मदद से बनानी है, 1 2 3 4 5 6 6 संख्याओं की मदद से 3 अंकी सम संख्याओं को बनाना है। 3 अंकी सम संख्याओं को बनाना है। देखिए समझे बात ध्यान से, ये आपकी कोई हम 3 अंक की संख्या बना दें, इसमें आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, ये 3 अंक होते हैं। 3 अंकों की जो संख्या होती है उसमें इकाई का अंक और दहाई का और सैकड़ा का होता है। अब अगर ये संख्या सम है तो निश्चित रूप से इकाई का स्थान सम अंक से ही भरना चाहिए। किससे भरना चाहिए, सम अंक से। मतलब अगर सम संख्या है तो यहां पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इस प्रश्न में केवल सम अंक कितने दिए गए हैं, 3। देखिए 1 2 3, तो ये इकाई का स्थान है वो 3 प्रकार से, इन्हीं तीनों में से किसी एक प्रकार से यहां भरा जा सकता है। तो या तो 2 से भरा जाए या 4 से भरा जाए या 6 से भरा जाए। तो कुल मिला के इकाई का स्थान 3 प्रकार से भरा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका भर गया 3 प्रकार से। इकाई का स्थान कितने प्रकार से भर गया, 3 प्रकार से। अब हमारे पास जो यहां पर अंक यूज हो गया है उसका हमें प्रयोग दोबारा नहीं करना है। तो अब कितने अंक बचे हमारे पास, टोटल थे 6, अब बचे 5, और 5 अंकों को इन 2 स्थानों पर भरना है। तो इस स्थान को कितने प्रकार से भर सकते हो, दाई का स्थान 5 प्रकार से, ये 4 प्रकार से। अगर गणना के सिद्धांत से देखा जाए तो इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 4, गणना के सिद्धांत से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम ये कहें कि ये स्थान जो शेष संख्याएं 5 बची हैं वो 2 स्थानों को उनको कवर करना है, मानी 2 स्थानों पर भरना है। किन से, 5 संख्याओं। देखिए हम लिख के दिखाएं, चूंकि सम संख्याएं 2, 4, 6 हैं जिन्हें दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, दहाई लिख दिया गलत, इकाई के स्थान पर तीन प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शेष 5 संख्याओं से केवल 2 स्थानों को भरना है, तब इन्हें 5p2 प्रकार से भर सकते हैं। अब यहां लिखें, गणना के सिद्धांत से, गणना के सिद्धांत से सम अंकीय 3 अंकीय सम संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी, ये इकाई का स्थान तो 3 प्रकार से भर सकता है और 2 बचे हुए स्थान 5p2 प्रकार से भरे जा सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 5, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 और अपॉन में फैक्टोरियल 5 - 2। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × फैक्टोरियल 5 को लिख दें 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, और नीचे आपका ये फैक्टोरियल 3 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौको 20 और 20 या 60, ये आपकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 60 संख्याएं हो जाएंगी जो 3 अंकों की होंगी और कैसी संख्या होंगी, सम होंगी। क्लियर, तो इस तरीके से ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अंक 1 2 3 4 5 के प्रयोग द्वारा कितनी
4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितने अंक हैं? 5। और कितने के प्रयोग करना है? 4 अंकों का प्रयोग करने से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? आगे शर्त वही पुरानी वाली, यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है। और अब आज एक और आखिरी बात पूछी गई है कि इसमें से सम संख्याएं कितनी होंगी। देखिए समझे बात ध्यान से, ये आपका कोई प्रश्न है, इस प्रश्न में 5 अंक दिए गए हैं और इन 5 की मदद से हमें 4 अंक की संख्या बनानी है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ध्यान दें, तो यहां पर 4 अंक की जो संख्या बनाई जाएगी, अगर हम गणना के सिद्धांत की बात करें तो यहां पर इस स्थान को 5 प्रकार से भरा जा सकता है, इस स्थान को 4 प्रकार से, क्योंकि जो यहां भर गया वो अब यहां नहीं भरना है, तो ये 4 प्रकार से भर सकते हैं। और ये आपका इसी प्रकार 3 प्रकार से और ये 2 प्रकार से। अगर गणना के सिद्धांत की बात करें तो क्या करेंगे, कुल संख्याएं कितनी बन जाएंगी? 2 × 3 × 4 × 5, कंप्लीट। और अगर हम वैसे कहें कि 5 अंकों की मदद से 4 अंकों की संख्या बनानी है तो अभीष्ट संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 5 P 4। 5 संख्याओं से 4 अंक संख्याओं को लेना है तो 5 संख्याओं की मदद से 4 अंक की संख्याएं बनानी है। तो यहां पर लिखें कुल 5 अंकों में से केवल 4 अंकों को लेकर बनी संख्याएं बराबर कितनी लिखोगे? लिखोगे 5 P 4। और 5 P 4 बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल 5 और अपॉन में फैक्टोरियल 5 - 4, ठीक है। बस लिख दें 5 × 4 × 3 × 2 × फैक्टोरियल 1, और नीचे भी आपका फैक्टोरियल 1 बचेगा, ये कैंसिल। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, लिखें या ना लिखें तो भी बात चलेगी। तो यहाँ पर 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, यहाँ भी देखो 120 आएगा अगर गणना के सिद्धांत से निकालें। 5 चौको 20 या 60 दूनी 120, ठीक है ना। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 120। लेकिन सवाल में एक बात और पूछ दी गई है कि इनमें कितनी सम संख्याएं होंगी। अब कुछ इसमें सम संख्याएं और कुछ विषम में सम कितनी होंगी। देखिए सम के लिए क्या करते हैं, समझे बात ध्यान से। सम के लिए इस स्थान को अगर सम स्थान से भरा जाएगा तो ही संख्याएं सम होंगी। अब देखो 1 और 2 केवल सम स्थान कितने हैं, सम संख्याएं कितनी हैं? 2। तो इसका मतलब ये स्थान 2 प्रकार से भर सकते हैं। अब शेष स्थान कितने बची? 3। संख्याएं कितनी बची? 4। तो वो 4 संख्याओं से इन तीनों अंकों को भरना है, ठीक है ना। तो पहले तो आप इकाई वाले अंकों को लिखें, चूंकि सम संख्या के लिए सम संख्याएं बनाने के लिए इकाई का स्थान सम अंक से भरा जाना चाहिए। अतः इसे 2 या 4 अर्थात 2 प्रकार से भर सकते हैं। अब शेष 4 अंकों से 3 स्थानों को 4P 3 प्रकार से भर सकते हैं। तब अभीष्ट सम संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? ये देखिए इकाई का अंक तो 2 प्रकार से भरेगा गणना के सिद्धांत से, और शेष जो 3 स्थान हैं वो कितने प्रकार से भरे जाएंगे? 4P 3 प्रकार से। बस इनका मान निकाल लें तो 2 × 4P 3 को क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 4 और अपॉन में फैक्टोरियल 4 - 3, अर्थात ये हो जाएगा 2 × फैक्टोरियल 4 को क्या लिख दें? 4 × 3
इंटू 2 इंटू 1 और नीचे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना लिख दें 48। 48 संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ठीक है, कोई डाउट? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए। देखिए 5वां प्रश्न देखें। देखिए 5वां नंबर है क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। 8 व्यक्तियों की समिति है, उसमें से एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। शर्त आगे दी है, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। मतलब वो जो अध्यक्ष चुन चुका है वो उपाध्यक्ष के लिए नामित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब पुनरावृत्ति की शर्त लागू यहां होती है, मानी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो वही बात पुरानी वाली, 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है। यहां सीधा सीधा लिख दें, 8 व्यक्तियों की समिति से 2 व्यक्तियों का चयन करने के प्रकार बराबर कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है 8p2। 8 व्यक्तियों से 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है। 8 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चुनाव करना है। तो 8p2 अर्थात फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस 2 अर्थात फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 और ये नीचे फैक्टोरियल 6 बचा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56 आ गया। देखिए इसी प्रश्न को अगर गणना के सिद्धांत से की बात करें तो 8 व्यक्ति थे, उसमें से एक अध्यक्ष का चुनाव हमें करना है। तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव नामित कर सकते हैं हम, या तो 8 में से किसी एक का चुनाव 8 प्रकार से किया जा सकता है। मतलब अध्यक्ष का चुनाव 8 प्रकार से किया जा सकता है और फिर इसके बाद में जब अध्यक्ष एक चुन चुका है तो केवल 7 बचे। तो अब उन 7 में से उपाध्यक्ष का चुनाव करना है कितनी प्रकार से, वहां भी 7 प्रकार से चुन सकते हैं। तो इस तरीके से अध्यक्ष चुनने के 8 प्रकार और उपाध्यक्ष चुनने के कितने 7 प्रकार होंगे। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। चाहे जैसे कर लें आप, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए आगे 6वां क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां लिखा है, यदि n-1p3 अनुपात n-p4 बराबर 1:9 तो n का मान बताइए। पहले इसी क्वेश्चन को देखें। देखो यहां पर दिया गया है n-1p3, इसको कैसे लिखेंगे फैक्टोरियल। यहां पर जब n होता है तो फैक्टोरियल n लिखा जाता है, यहां पर n-1 है तो लिखेंगे फैक्टोरियल n-1 अपॉन में क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटाया जाता है तो n-1 -3। क्लियर। अब ये अनुपात का निशान है तो सीधा सीधा हम यहां पर अनुपात माने बटे कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये np4 को क्या लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-4 और बराबर में लिखना है 1/9। ठीक, क्लियर। अब ये चौथी वाली संख्या कहां पहुंचेगी, 1 नंबर पे गुणा हो जाएगा सीधा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल n-4 और अपॉन में लिखना है फैक्टोरियल n- ये देखिए 4 हो गया, n-4 इंटू में कितना फैक्टोरियल n और बराबर में लिखना है 1/9। तो यहां पर ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है ना। तो यहां पर अब आपके पास ऊपर बचेगा फैक्टोरियल n-1 और नीचे वाले को देखें, इसको क्या करें, n अगर हम बाहर निकालें तो एक घटाना होता है तो क्या कर देंगे n-1 फैक्टोरियल में कर देंगे और बराबर का निशान लगा के लिखेंगे 1/9। अब फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बस अगर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में देखिए, 7वें क्वेश्चन में यहां पर 2 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, यहीं पर रब कर देते हैं इसको हम, और ये आपके यहां पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1 लिखा है 5pr और बराबर में लिखा है 2 × 6pr - 1। इसमें r की वैल्यू आपको याद करनी है। इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 और अपॉन में फैक्टोरियल 5 - r बराबर का निशान लगाएं और यहां बताएं
यहां पर 2 तो ज्यों का त्यों बना रहेगा, इनटू में यहां लिख दें फैक्टोरियल 6 और बटे में फैक्टोरियल 6 में से घटाना होगा कितना, r-1 घटाएंगे तो r+1 हो जाएगा। ये माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आगे और इसको बढ़ाएं तो ये आपका फैक्टोरियल 5 और बटे में फैक्टोरियल 5 माइनस r और बराबर का निशान लगाएं। यहां लिखा है 2 इंटू, इसको हम लिख दें 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। n, ये 6 को जब बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे n को बाहर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं n-1, तो यहां पर 6-1 करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो फैक्टोरियल में 5 बचेगा और बटे में क्या हो जाएगा, ये 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, मानी इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 7 माइनस r। ठीक, चलिए लाइन बढ़ा के बताएं, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, स्टेप बढ़ा दें। अब इसके बाद देखिए यहां पर 1 फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू, यहां पर देखिए ये आपके पास 6 दूनी 12 लिख दें और अब इसको हम अगर 7 माइनस r को फैक्टोरियल से बाहर निकालें तो आपके पास यहां फैक्टोरियल में क्या बचेगा, 1 घटा देंगे तो आपका 6 माइनस r बचेगा। अब अगर हम 6 माइनस r को पुनः यहां से बाहर निकाल लें तो 6 माइनस r को अगर बाहर निकालें तो 1 और घटा दें, कितना बचेगा 5 माइनस r। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमें इससे कैंसिल करना था, ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो बचा है उसका आपस में हम मल्टीपल कर लें, क्रॉस मल्टीपल करने से देखो कितना हो जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इनका मल्टीपल कर दें, यहां देखिए इसका इसमें मल्टीपल 6 का 7 में गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 का r में माइनस का 7r माइनस का 6r और ये आपका माइनस माइनस प्लस r का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में इधर कितना है ये 12। ठीक, तो हमारे पास बचा कितना, ये हो गया r स्क्वायर माइनस 7 और 6 का ये माइनस माइनस का है ना तो माइनस का 13r हो जाएगा और ये अगर हम इधर ले आएंगे तो घट जाएगा और 42 से 12 घट जाएगा तो प्लस का 30 बचेगा और अब बराबर लिखना है 0। ठीक, अब यहां पर त्रिपल लगा दें, r का मान ज्ञात हो जाएगा। 10 का 3 में गुणा 10 दिया 30 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, सीधा सीधा r स्क्वायर माइनस में लिखेंगे 10r माइनस का 3r लिखेंगे और प्लस में 30 लिखेंगे और बराबर में 0। ठीक है ना, तो यहां से r कॉमन लें तो अब बचेगा r माइनस 10, अब यहां से माइनस का 3 कॉमन तो बचेगा r माइनस 10 और बराबर 0। अब यहाँ r माइनस 10 फिर से कॉमन आ गया तब बच गया r माइनस 3 और बराबर में 0। अब लिखें यदि r माइनस 10 बराबर 0 तो बताएं r बराबर कितना होगा 10 होगा और यदि r माइनस 3 बराबर 0 तब r बराबर कितना होगा 3। अब आप ये सोचें, विचारें, दिमाग लगाएं कि r का मान 3 सही है या 10 सही है या दोनों सही है। देखिए समझे बात, संख्याएं कितनी थी यहां पर, ये प्रश्न हमारा है कि r ये टोटल संख्याएं कितनी है 5 और 5 में से हमें 3 का चुनाव कर सकते हैं, 5 संख्याओं में से 3 संख्याओं का तो चुनाव हम कर सकते हैं, जबकि 5 संख्याओं में से अगर हम 10 संख्याओं का चुनाव करें तो असंभव है। इसलिए यहां r बराबर 10 आपका अमान आपको लिखना है। क्या लिखना है, अमान। तो आपके r की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी 3, r बराबर 3। ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से अब मेरे ख्याल से ये तो आप प्रश्न कर सकते हो, ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल यहाँ 2 का मल्टीपल है, बाकी तो यही सब कुछ है ना, तो कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 को देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर इसमें हैं और इन 8 अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार, मानी 8 में से 8 अक्षरों को लेना है एक बार, मतलब सिंगल बार। कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, जो अगर हम इधर का उधर करेंगे, जैसे अब ये जो लिखा हुआ है उसका तो हमें मतलब पता है, लेकिन अगर हम इधर का उधर कर देंगे तो ऐसे शब्द बनेंगे जो अर्थहीन होंगे, मानी उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। कोई बात नहीं, कोई भी शब्द बने, अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, सभी की संख्या आपसे पूछी गई कि कुल कितने शब्द बन सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको लिखना है इक्वेशन शब्द में
कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 अक्षर हैं। इन 8 अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए गए शब्दों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 8 में से 8 को लेना है तो 8p 8 हो जाएगा। 8p 8 बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल 8 बटे में फैक्टोरियल 8 माइनस 8, अर्थात फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणा में 2 गुणा में 1, और नीचे आपका फैक्टोरियल 0 बचेगा। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। ठीक, बस इनका गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। 8 8 7 56 और ये आपका 6 पंचे 30 और 30 चौको 120 कर दें और गुणे 3 दूनी 6 और कर दें बराबर। ये देखिए 1 0 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 और 12 पंचे 60 और 67 ये हो गया, और इसमें 6 का और मल्टीपल करें तो आपके पास ये बचेगा 0, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43 और 6 छक्का 36 और 4 40। ठीक, ये आपके पास शब्दों की संख्या निकल आई। क्लियर? 8 में से 8 शब्दों को लेकर के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाने, उनकी संख्या निकल आई कितनी? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मानी 4,320। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, उसको आप खुद करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो ऐसा लिखा है मिसिसिपी, ऐसे पढ़ सकते हैं MISSISSIPPI के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं? समझे बात ध्यान से। इसमें जो अक्षर आपका लिखा हुआ है, ये शब्द लिखा हुआ है MISSISSIPPI में कुल कितने अक्षर हैं बताएं? कुल अक्षर बराबर गिन के देख लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में कुल 11 अक्षर हैं। ठीक, जिनमें M बराबर 1 बार, S कितनी बार आया? देखिए 1 2 3 4, S कितनी बार आया है? 4 बार आया है। इसके बाद I 1 2 3 4, I कितनी बार आया है? 4 बार। और P आपका आया है, P बराबर 2 बार आया है। ठीक, तो इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी? इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या, हमने आपको बताया था कि n वस्तुओं में से कुछ एक प्रकार की हैं, कुछ दूसरे प्रकार की हैं, कुछ तीसरे प्रकार की। ठीक, और शेष सभी भिन्न है। तो यहां पर M एक प्रकार की है वस्तु, S 4 हैं और I 4 हैं और P आपकी 2 हैं। तो यहां पर टोटल मिला के कुल अक्षर हैं 11। तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 11 बटे में M फैक्टोरियल 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। S 4 बार है तो यहां पर फैक्टोरियल 4 लिखना है, और I 4 बार है तो ये फैक्टोरियल 4 लिखना है। P कितनी बार है? 2 बार, तो यहां पर फैक्टोरियल 2 लिखना है। यहां इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 7 6 5, और अब फैक्टोरियल 4 लिख दें क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 4, और अब इसको लिख दें 4 को, फैक्टोरियल 4 को लिख दें 4 3 2 और 1। ये आपका फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 2 है, इसको लिख दें 2 गुणे 1। ये फैक्टोरियल 4 और ये आपका कैंसिल हो।
ठीक है ना। बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास देखो, इसको अगर हम 4 से 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 से ये 6 काट ले, और ये 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 से इस 8 को काट दें। तो अब हमारे पास जो बचा है उनका गुणा करें। देखिए 11 गुणे 10 गुणे 9 अट्ठे 72 लिख दें, यहाँ 9 सत्ते 63 लिखें, 8 तो कट गया, 9 सत्ते 63 गुणे में कितना 5 और बचा। चलिए इनका गुणा कर दें, 11 गुणे 10 गुणे 5 तिया 15 हासिल 1 और 5 छक्का 30 और 1 31। ठीक है, बस 11 का और गुणा करें और 0 का गुणा करने, 10 का गुणा करने का मतलब सीधो 0 बढ़ा देंगे। तो 11 पंचे 55 हासिल 5, 11 के 11 और 5 16 हासिल 1 और 11 तिया 33 और 1 34। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये टोटल शब्दों की संख्या हो गई। लेकिन इसमें वे शब्द शामिल हैं जो देखो क्या इसमें लिखा गया है, कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आती, इनमें वो भी शब्द शामिल हैं जिनमें आई एक साथ लिखा होगा। ठीक है ना। अब उनको हमें घटाना है, जिनमें आई एक साथ वाले हम निकाल लें, उनको अलग कर देंगे, तो फिर वे शब्द निकल आएंगे जिनमें आई साथ नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, यदि आई देखिए 4 बार लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा है, और चारों को अगर हम एक अक्षर मान लें, यदि चारों आई को एक अक्षर मान लें तो शेष, देखिए 4 आई को छोड़ दें तो शेष अक्षर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, और एक ये चारों आई को एक अक्षर मान लें तो कुल टोटल देखिए मान लें तो शेष 7 अक्षर प्लस चारों आई को लेकर कुल 8 अक्षर होंगे। इनसे बने शब्दों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 8 बटे, अब ये देखिए आपके पास जब 4 आई इकट्ठे बना ली वो तो 1 हो गया। अब इसमें से S 4 बार है और P 2 बार है, तो आपको लिखना है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 बराबर फैक्टोरियल 8 को हम यहां से लिख लें, फैक्टोरियल 8 को लिख दें 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, अब फैक्टोरियल 4 लिख दें और नीचे में अपॉन में फैक्टोरियल 4 लिखा है लिखा रहने दें, और ये फैक्टोरियल 2 को लिख दें 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो अब इनका गुणा करके लिख लें, कहां लिख दें, देखो यहां लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना, देखो 4 सत्ते 28, तो ये हो गया कितना हो गया 28 गुणे और 6 पंचे 30 ये हो गया, और बराबर में अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 आपका ज्यों का त्यों, 3 8 24, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 840 शब्दों की संख्या ये हो गई। ठीक, अब इनमें से वो शब्द हमें निकालने हैं जिनमें आई एक साथ नहीं आता है, तो ये आई एक साथ आने वाले, तो इसमें पूरे में से टोटल में से इनको हम घटा दें तो वो शब्द निकल आएंगे जिनमें आई एक साथ नहीं आता है। तो लिखें वे शब्द जिनमें आई एक साथ नहीं आता है की संख्या बराबर कितना लिख दें, ये टोटल हमारे पास था कितना 34,650, इसमें से 840 आपको घटा देना है। तो आपके पास अब बचेगा देखो 0, और ये 5 में से 4 घटा दें 1, और ये 16 में से 8 घट जाएगा 8 बचेगा, ये 3 और ये 3, ये आपकी संख्या ज्ञात हो गई। ये वो संख्या है जिनमें आई एक साथ नहीं आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न पर आपका एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा, और इसी के पैटर्न पे एक आपका अंतिम 11वां क्वेश्चन और है। ठीक,
मुझे उम्मीद है कि अगर आपने 10वां सही से समझ लिया है तो 11वां भी आप कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से ये हमने आपको 1 बाय 1 एक एक करके पूरे प्रश्नों का हल आपको बताया। ठीक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।